मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया, फिर अलग तरीके से पुलिसिंग। टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। हम अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सजग हैं, और क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरफेस इतना ज़्यादा है तो ऐसे केसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे अभी पिछले महीने ही हमने एक एसएचओ पे भी कार्रवाई करी, तो जो भी ये रॉटन एप्पल्स हैं इनके ऊपर ना केवल कार्रवाई होगी, उनको हम इंश्योर करेंगे वो इस फोर्स में ना रहें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई की जाएगी। नए साल 2026 के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मैंने अभी डीजीपी पद पे साइन किया है और उसके चार्ज लिया है, जैसा कि आपको मालूम है। मेरे जो प्रीडिसेसर थे ओपी सिंह, उनसे तो आपका बहुत ही ज़्यादा तालमेल रहा है और परिचय भी रहा है, और मैं आई एम नॉट ए वेरी गुड स्पीकर लाइक हिम, तो वो एक थोड़ा शॉर्टकमिंग आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बहुत ही बढ़िया बोलते थे और कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। मेरी इतनी पकड़ उस पे नहीं है अपने ओरेशन पे, बट फिर भी जो मेरे आइडियाज़ हैं मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मैंने 1992 बैच में आईपीएस ज्वाइन किया, और ओपी सिंह साहब और आलोक राय साहब दोनों हम सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग करी, और बल्कि हमारे बैच के कम से कम 10-12 ऑफिसर्स हैं जो आज पूरे भारतवर्ष में डीजीपी हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू आसाम, मेघालय रादर। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी का, जिन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनके निर्देशों पे और हरियाणा की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरें। पुलिस का कार्य, जैसे कि आप जानते हैं, कि काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य है। आप लोगों का भी बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है कि दिन रात आपको कार्य करना पड़ता है, और डॉक्टर्स का भी बहुत है। बट पुलिस का कार्य इसलिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमें पहले अपने क्लाइंट को ढूंढना पड़ता है। जो क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है कहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, फिर हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ता है। पिछले 30 सालों में मेरे हिसाब से पुलिसिंग एटलीस्ट 5 बार बदली है। जब हम आए थे 92 में, तो एक अलग टाइप की पुलिसिंग थी जो उस टाइम के हिसाब से चलती थी। उसके बाद इंटरनेट का दौर आया तो पुलिसिंग अलग हो गई। उसके बाद मोबाइल का आया तो फिर अलग तरीके से पुलिसिंग हुई। टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्रिमिनल्स भी हमारे स्मार्ट हो गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे हमें भी अपने को मॉडर्नाइज करना पड़ा। उसके बाद स्मार्टफोन का आया, ऐप बेस आया, और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि एआई का ज़माना आ गया है। तो हरियाणा पुलिस जैसे जैसे
उनके सामने चुनौतियां आई हैं, उन्होंने उसका डट के मुकाबला किया है और हर क्षेत्र में हम सफल हुए हैं। चाहे वो 30 साल पहले टेररिज्म से लड़ाई हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमें सराहा गया है। अभी हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भी आए थे और उनके विचार आपने सुने होंगे कि हरियाणा पुलिस का कितना बड़ा रोल है सेंटर के लिए और पूरे रीजन में शांति बनाए रखने के लिए। तो ये उम्मीदें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रहती है, पब्लिक को भी रहती है। इन सारे चैलेंजेस के मद्देनज़र चाहे क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक है, सिक्योरिटी है, और जो अभी नए चैलेंजेस उभर के आए हैं टेक्नोलॉजी के कारण, जैसे साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, एक्सटॉर्शन कॉल्स, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हमें इसका पूरा ज्ञान है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमारी पूरी हरियाणा पुलिस जो हमारा आईपीएस ब्रास है वो सब हम बैठ के इस पे मंथन करते हैं और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा। अभी जैसे आप जानते हैं ऑपरेशन ट्रैक डाउन चला, ऑपरेशन हॉटस्पॉट चला और विजिलेंस में हमने पीछा करो चलाया, तो उससे हमें बहुत सक्सेस मिली है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी और जो कुछ मेरे आइडियाज़ हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, चाहे वो पुलिस वेलफेयर का हो, चाहे हमारे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे क्राइम ट्रेसिंग का हो। और काफ़ी हमने स्टेप्स बनाए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से हेडक्वार्टर में ही नीचे डीजी ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन था, तो मेरे पास जो आइडियाज़ आते थे मैं उसको लिखता जाता था। अब 8-9 पेजेस के आइडियाज़ बन गए हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे हम कार्यान्वित करेंगे, अपनी कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देखना है। इसके अलावा जो अभी 3 नए क्रिमिनल लॉज गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, तो जब लॉन्च किए तो हमें लगा कि ये तो जी पता नहीं क्या झंझट आ गया, ये कैसे करेंगे। बट जैसे जैसे हमने उसको समझा और ये पाया कि ये एक आने वाली पीढ़ी के लिए, एक नए भारत के लिए एक बहुत ज़रूरी था। अभी हम पुराने कॉलोनियल लॉज हम फॉलो करे जा रहे थे, पुराने तरीके। अब इस नए लॉज में नए साइंटिफिक तरीके उसमें डाले गए हैं, सजाएं कम ज़्यादा की गई हैं, आज के हिसाब से कुछ क्राइम्स को और स्ट्रिक्ट बनाया गया है, कुछ जो नॉर्मल क्राइम थे उसको आपने पब्लिक कम्युनिटी सर्विस में डाल के उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ऐसे ऐसे हमने जो सरकार ने इसमें फैसले लिए हैं जो कि एक बहुत दूरदर्शिता दर्शाते हैं। और इस पे हरियाणा पुलिस, अभी होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी ने भी कहा कि हरियाणा पुलिस इम्प्लीमेंट करने पे देश में नंबर 1 है, और आने वाले टाइम में भी हम इस पे बहुत ही एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। और इससे इसका रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। जो अभी कन्विक्शन रेट थी, अभी मैंने देखा कि वो बढ़ के 72% या 73% हो गई है, और अगर हम उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे तो वी विल अचीव 100% कन्विक्शन रेट। तो यही अभी तो हमारा मैसेज है, और आपके माध्यम से मैं पब्लिक को भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी बात की प्रॉब्लम है, वैसे तो हम पहले भी यहाँ पे हमारा कंप्लेंट का एक सिस्टम है, हम सबको सुनते हैं, उसको कार्रवाई करते हैं। तो अभी मैं उसको ऑटोमेट करने जा रहा हूँ। जो सबसे पहला स्टेप हम ये लेंगे कि जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे उसको, और उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। मैंने एक यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पिछले कुछ दिनों में बनाया था जिसमें हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन, दलित वर्ग और NHRC कंप्लेंट्स को हम मॉनिटर कर रहे थे। उसमें हम सॉफ्टवेयर में डाल के हम हॉटस्पॉट उसमें डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे भिवानी या हिसार के एरिए में SC ST की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं।
इससे सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई केस बढ़ते नज़र आए, मर्डर के केस बढ़ते रहें, आप वहाँ पे चले जाएं, जहाँ पे साइबर क्राइम के केस बढ़ते रहें तो वहाँ पे आप जाके, तो यही स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं और इसको हम पूरा साइंटिफिक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा जो जो आपसे सजेशन आएंगी और आपसे हमें शेयर करनी होगी, हम इसको रेगुलर बेसिस पे इसको हम एक फॉर्मलाइज कर देंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सूचनाएं और हमारी जो गतिविधियां हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे और हमारे एंड पे जो भी आपको कठिनाइयां फेस होती हैं वो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। सर 2025 में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला सर, तो अब आप 2026 में नए डीजीपी के तौर पे आए, आपने सर कुछ प्लान किया? आपने कुछ प्लान किया कि आपने अब कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करना है और किसको ज़्यादा? वेल देखो ऐसा है, अगर आप इसको नामांकित करें है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ये आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले कार्य नहीं हो रहा। पहले हमारी नाइट डोमिनेंस चल रही थी, अलग अलग हम तरीक़ों से अपना क्राइम पे हम कर रहे थे और ये सारे ऑपरेशन चल रहे थे, बट हर जो व्यक्ति आता है वो अपने परसेप्शन से उसको रीऑर्गेनाइज करता है। मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पीछे डीजीपी के अग्रवाल साहब थे, जब नूह में साइबर क्राइम हो गया हम पूरी फोर्स लेके वहाँ पे पहुँच गए और हमने सारे घर की चेकिंग करी, पता नहीं कितनी हमें संपत्ति मिली, कितना वो मिला, और वो नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया। तो ऑपरेशन चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे और जैसे जैसे हमें नए आइडियाज़ आएंगे, नए नए आपकी सुझाव आएंगे तो उसके हिसाब से हम उस पर कार्य करेंगे। ऑपरेशन ट्रैकडाउन जो है वो चलता रहेगा, ऑपरेशन हॉटस्पॉट भी चलता रहेगा, जो भागे हुए अपराधी हैं उनके लिए भी हम चलाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे मेरे पास वो हैं, मतलब अगर आप क्विकली मैं अगर पढ़ना भी चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी जो एसटीएफ है उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। लैंड माफिया है जिससे जो जगह जगह प्रिवेलेंट है उसको हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वायलेंट क्राइम है, रोड सेफ्टी है, ठीक है, जो दलितों के खिलाफ वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उन सब के खिलाफ हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है। वी विल इम्प्लीमेंट ऑल, और ऐसा नहीं है कि अभी अभी करेंगे, वो हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट्स में हो रहा है। जो मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरी टीम की जो थिंकिंग है, हम उसको एक नई शेप देंगे। जब पिछले गवर्नमेंट आई वो 2015 में आई वाज हेडिंग CAW, तो उस टाइम पूरे प्रदेश में हर ज़िले में नया वुमेन सेफ्टी पुलिस स्टेशन खोला गया, उनके महिला RF बनाई गई, उनको स्कूटीज़ दी गई ताकि महिला को कोई परेशानी ना हो। बच्चों के लिए हमें अलग से रूम बनाया हमने पुलिस स्टेशन में ताकि उनको अलग से पुलिस स्टेशन में ना जाना पड़े। तो इस टाइप के कार्य पीछे से होते रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट किया हमने। 112 पूरे इंडिया में हमारा 2nd नंबर पे है, तो वो कार्य हुए हैं, मेरे से पहले वालों ने किए थे। डीजीपी साहब, ये जो हरियाणा की पुलिस के तमाम प्रयास हैं, इनके बावजूद हरियाणा का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े होते आए हैं। चाहे वो हालांकि वो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का मामला भी है जिसमें विपक्ष आरोप लगाता है। आपका जो हरियाणा में जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उनको आपका क्या अल्टीमेटम है सर? आपकी एज ए डीजीपी आज आप ज्वाइन करने के बाद आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपोजिशन लगा रही है, अगर कोई इल्ज़ाम या कोई हम पे फिंगर रेस कर रही है, उसमें जो हमें लगेगा कि हाँ हमारी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। बट मैं आपको एक सिंपल सी फार्मूला बताता हूँ। अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब है तो हरियाणा की GDP क्यों बढ़ रही है? हरियाणा में लोग बाहर से पॉपुलेशन क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? हरियाणा में लोग इतने सुखी क्यों हैं? हरियाणा में प्राइस रेट क्यों बढ़ रहे हैं? लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, हमारा काम सिर्फ अपने क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। दे रहे हैं वेरियस पैरामीटर। लोग जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया में वहाँ क्यों नहीं जाते? हर एक को पता है, जब टेररिज्म हुआ था लोग माइग्रेट कर गए थे, उसके बाद वापस गए। तो ये सब
वो उनकी अपनी मजबूरी है, जो भी इसमें अपोजिशन या जो भी बोलते हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, अगर जहाँ पे भी कुछ होगा, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की ज़रूरत होगी, उसको हम पूरा करेंगे। मैं कमिश्नर अम्बाला पंचकुला था 14 में, यहाँ पे 350 प्रोटेस्ट हुए, उसका मेरे पास डिटेल है, मैंने नोट की हुई है किस किस ने, हर वर्ग ने आके यहाँ प्रोटेस्ट किया। लेकिन कोई भी आपने केस सुना कि किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी पे हताश हुए हो? हमने सिस्टम बनाया लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करने का। प्रोटेस्ट करना हर एक का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके इस अधिकार को पूरा करने में सहायता भी करते हैं। सर साक्षी शर्मा तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की भी और डीजीपी बनने के लिए भी। सर आपने अपनी बहुत सारी प्राथमिकताएं बताई, चाहे वो अभी जो क्राइम आ रहा है, साइबर क्राइम हो, एआई से रिलेटेड हो और क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, लेकिन सर एक चीज़ और है, ये सब तो आप करेंगे और जो चल रहे हैं ऑपरेशंस वो भी चलते रहेंगे, लेकिन सर थानों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। क्राइम तो कंट्रोल हो रहा है, थानों में हम देखते हैं कई बार शिकायत करता जाते हैं, बताते हैं तो वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है, या कई बार पुलिस वालों की वहाँ पे एसएचओ की या कोई शिकायत लिखने के लिए मौजूदगी नहीं होती है। तो इन सुविधाओं को सुधारें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थाने पहुँचे तो उनको सहूलियत मिले, कोई बुजुर्ग पहुँच जाए या इस तरह से लोग जो आ रहे हैं वहाँ पर उन्हें सुविधाएं मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सुझाव अति उत्तम है, हम बिल्कुल इस पर कार्य भी करेंगे। और मेरा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल कर लें, हर चीज़ की कंप्लेंट आती है। जैसे आप बता रहे हैं कि थाने में ये प्रॉब्लम है, कोई आ रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई कह रहा है हाँ ऑल दोज थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, व्हाटएवर, तो उसको एक हम समयबद्ध तरीके से सारी कंप्लेंट्स या जो हमारे पास ये चैलेंजेस है इसको हम पूरा करेंगे। और हमारा जो और भी स्कीम्स है, मतलब मैं जैसे एक 5 ईयर प्लान बनाना, अभी तक हम स्टेप वाइज चल रहे थे, अभी मेरा आइडिया है कि हम अगले 5 साल क्या क्या होना चाहिए, क्या चैलेंज हो, उसका प्लान बनाए। 10 साल का प्लान बनाए कि तब कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, कितनी ट्रैफिक हो जाएगा, कितने जनसंख्या बढ़ जाएगी, कितने लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तो तब क्या चैलेंज होगा, उसको इमेजिन करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। जब हमने सर्विस ज्वाइन करी तब तो और भी बुरा हाल था, लेकिन सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हमें बजट दिया, आज हमारे थाने पक्के हैं। ये बिल्डिंग भी देखिए, अभी जब हमने ज्वाइन किया तब बनी थी और अभी नई बिल्डिंग्स बन रही है। 112 की नई बिल्डिंग बनी, 650 गाड़ियाँ आई हैं 112, 630 गाड़ियाँ आई हैं, है ना। इतना पैसा CAW के महिला RAF बनाई गई, सरकार का हमें पूरा सपोर्ट है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी से कल जब मैं मिला, उन्होंने कहा आप खुले होकर काम कीजिए, आपको जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, चाहे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, जो भी चीज़ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसका बिल्कुल करेंगे और चल भी रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक तो नहीं था, मैं आते ही कल ये कर दूंगा, ऐसा नहीं है, चल रहा है। हमारी हरियाणा पुलिस के ट्रेडिशंस बहुत हाई हैं, बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है। और आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, इस कमरे में आप लोग बैठे हैं, तो ये किसी ने किसी टाइम पे इसको कंसीव किया इस आइडिया को कि इतना होना चाहिए, तो अब फिर ये बनाया गया। तो अब हम कुछ सोचेंगे, वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे ऑनगोइंग प्रोसेस। तो सारे हमारे जो पूर्व में ऑफिसर्स रहे हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक टीम है, टीम की तरह काम करते हैं। सर पुलिस में मुद्दा हमेशा उठता है, विपक्ष उठाता है कि हरियाणा में पुलिस कर्मियों की कमी है। हालांकि विज्ञापन जारी हुआ है, 5,500 पुलिसकर्मी भर्ती किए जाएंगे। कितनी मदद मिलेगी पुलिस की कमी को पूरा करने में, और कितनी कमी आप मानते हैं कि हरियाणा में पुलिस होनी चाहिए जो अब कम है? पुलिस में करीबन हमारे पास जो अभी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है करीबन 70,000 की है, और जहाँ तक मेरे पास फिगर्स हैं करीबन 55,000 की अभी पोस्टेड है। 5,000 का आज एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, जिसमें 5.5 के करीब का, जिसमें 1,500 महिला कर्मचारियों के होंगे, तो उसको मिला के लेट्स से 60 हो जाएंगे
तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके में, क्योंकि एकदम से अगर हम रिक्रूट भी कर लेते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। मैक्सिमम जो हमारी 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में उसमें 5000 एट ए टाइम कर सकते हैं। तो वो सब चैलेंजेस देखते हुए हम इनको फेजेस में इनको हम भर्ती करेंगे। इनकी बात भी 10,000 कमी रही सर पुलिस में कल प्रेस नोट आया सर एंटी करप्शन ब्यूरो का सर, उसमें बताया गया कि पिछले साल 2025 में ट्रैप प्रोसीडिंग्स वर कैरिड आउट अगेंस्ट 44 पुलिस ऑफिसर्स, और हर साल जो होता है सर पुलिस डिपार्टमेंट ही नंबर 1 पे होता है जिसके अगेंस्ट ट्रैप सबसे ज़्यादा। जी जी, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को लेके बहुत सजग हैं, और क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरफेस इतना ज़्यादा है तो ऐसे केसेस भी ज़्यादा होते हैं, और जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे अभी पिछले महीने ही हमने एक SHO पे भी कार्रवाई करी, तो जो भी ये रॉटन एप्पल्स हैं इनके ऊपर ना केवल कार्रवाई होगी, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो इस फोर्स में ना रहें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई की जाएगी। और एज़ पर लॉ, मैं इतना बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कल ही हम डिसमिस कर देंगे। एज़ पर लॉ जो उसमें कार्रवाई होती है, चाहे उनको डिपार्टमेंटल करके डिसमिस करना पड़े, चाहे क्रिमिनल केस करके रजिस्टर करके डिसमिस करना पड़े, जो भी ये भ्रष्टाचारी हमारे पुलिस विभाग में पाए जाएंगे उनके ऊपर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। डीजीपी सर, एक मेरा सवाल है। डीजीपी सर, जिस तरीके से पब्लिक फेसिंग इंस्टीट्यूशन पुलिस डिपार्टमेंट को माना जाता है, क्योंकि एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है जनता के साथ, यही आपका जो ट्रस्ट है जनता के बीच में बनाएगी, तो इसको लेकर भी किस तरीके के काम रहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार ऐसे चाहे कंप्लेनेंट हो या फिर जनरल पब्लिक भी हो, वो पुलिस से के मैं सोच रहा था ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊं, बट चलो आपने, हाँ, तो मेरी एक स्कीम है मददगार पुलिस में, आई हेल्प यू, ठीक है। उसके तहत हम समाज के हर वर्ग को टच करेंगे, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे छात्राएं हैं हमारी, वर्किंग वुमेन है, या बुजुर्ग हैं, या रात में ट्रैवल करने वाले यात्रीगण हैं। हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि रात को मैं सिरसा पोस्टेड था कि एक NRI जा रहे थे बठिंडा, तो रास्ते में उनकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो PCR जो थी उसने इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पहुंचाया, बट ये कोई ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम नहीं था। तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, रात को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उस टाइम इतना नेट भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था, तो हमने ये स्कीम कंसेप्चुलाइज की कि रात को एक यात्री को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बच्चे को कोई बीमार पड़ सकता है, कोई पेट्रोल ख़त्म हो सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे हमने 10 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी। तो हमने मेन रूट्स पे हम वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल। तो ये स्कीम है, मे आई हेल्प यू, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर। ऐसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैं बैठ के सोचता था अपने हरियाणा के बारे में, हरियाणा पुलिस के बारे में। पुलिस वेलफेयर में भी बहुत ज़रूरत है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें बैंकेट हॉल की चार्जेस 5 लाख रुपए। तो जब हमारे पुलिस मैन के बेटे की शादी होती है तो उसको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से लाएगा? तो मेरी स्कीम है, हम पुलिस लाइन में एक बैंकेट हॉल और 4-5 कमरे बनाएंगे, ताकि एक तो जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उन पे कोई इस टाइप का खर्चा ना पड़े, और उनके लिए हम कुछ ऐसे स्कीम लेके आएंगे कि हर बेटी की अगर शादी होती है तो हम उसमें 5 लाख उसको हम वेलफेयर से दे सकें। तो ऐसी बहुत स्कीम्स है। किसी का बच्चा अगर हॉस्टल में जाता है इमीडिएटली 2 लाख रुपए मांग लेते हैं, कहाँ से लाएंगे? तो हम उसको वेलफेयर से कंट्रीब्यूट करके ऐसी स्कीम हम लेके आएंगे। ये सब हमने सोचा हुआ है, ठीक है। और मिसिंग पर्सन्स का, बच्चे जो घर से चले जाते हैं, ऑपरेशन मुस्कान, तो ये नहीं है चल नहीं रहा है, चल रहा है सारा का सारा। हम उसको और एक्सेलरेट करेंगे, जिसकी जहाँ पे एक्स्ट्रा ज़रूरत है, POs बेल जंपर
हमारे 10,000 अपराधी भागे हुए हैं, हम उनको पकड़ेंगे। उसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, चाहे AI यूज़ करनी पड़े, जो भी नए नए हमारे जो तौर तरीके हैं, नए मॉडर्नाइज तरीके हैं, उससे हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, ये और बहुत है, बल्कि हम मैं अभी और ज़्यादा कमिट नहीं करना चाह रहा। एक सवाल है सर। हमारा यहाँ तक है कि हम एक गांव को अडॉप्ट करें और उसको सैनिटेशन की, हर थाना एक गांव को अडॉप्ट करे और सैनिटेशन से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड हम उनको मोटिवेट करें, वहाँ पे प्रदूषण को हम कंट्रोल करें। 400 अगर थाने हैं तो हम 400 गांव को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत मेरे थॉट्स हैं, और इसमें अपनी टीम के साथ मैं बैठूंगा। हमारी प्रायोरिटी तो सबसे पहले क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद हम पब्लिक तक जाएंगे, उसके बाद हम अलग स्टेप वाइज अलग अलग उसमें जाएंगे। सर एक सवाल है सर, मैं डॉक्टर रविंद्र मलिक से, डेली गार्डियन और आज समाज में। सर एक जो एक्सटोर्शन का बाहर में जो रोड से ऑपरेट करी गैंगस्टर्स, वो इशू हमेशा रहा है। उसमें यहाँ तक कि कई सिटिंग MLA या पहले जो पूरे हो रहे हैं उनको धमकियाँ मिलती रही हैं सर, और ये पिछले 2-3 साल में लगातार बढ़ा है सर। इस दिशा में सर क्या, किस तरह की आपकी अप्रोच रही? इस पे क्लियर आदेश है सेंटर से भी, यूनियन होम मिनिस्ट्री का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी। कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। और मेरा तो मानना है जो भी व्यक्ति अगर आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है, किंतु वो टेररिस्ट एक्ट में इन्हीं, अभी हम इनको BNS और इसी में ले रहे हैं। बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। चाहे हमें बाहर से उसको पकड़ के लाना पड़े, चाहे हमें जो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस स्टेप्स लेने पड़े वो हम लेंगे। बट हर केस में हमारी पुलिस मुस्तैद है। अभी 2 दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट आया, हमने उस पर फौरन एक्शन लिया, वो एक फेक निकला। कल रात को भी एक इस टाइप की न्यूज़ आई अम्बाला रेलवे स्टेशन की, वो भी हमने पूरी तहकीकात करी। रात को जब सब लोग नया साल मना रहे थे, हमारी टीम उस धमकी देने वालों को ढूंढ रही थी, वो जाके जालंधर में ट्रेस हुआ। तो हम पूरी तरह से सजग हैं, हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और ऐसे किसी भी एक्सटॉर्शनिस्ट, किसी भी धमकी देने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर गन कल्चर को लेकर जिस तरीके से गाने जो है वो सिंगरों द्वारा गाए जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कार्रवाई रहेगी? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पहले भी कर रहे हैं वीडियो। मेंटल वेलबींग, आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को ले लो, एक प्रेशर रहता है। आज के ज़माने में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, पीछे भी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन पुलिसिंग मेंटल वेलबींग, मतलब आपके जो कर्मचारी हैं पूरा दिन रात काम करते हैं, बिल्कुल। उसके साथ साथ सर एक बड़ी रिक्वायरमेंट पुलिस के कई अधिकारियों से, कर्मचारियों से जब हमारी बात होती है पे स्केल को लेकर, सर लगातार पंजाब पे स्केल को लेकर क्या प्रयास किया जाएगा? गवर्नमेंट तक किस तरीके से बात? नहीं, पे स्केल हमारे ठीक हैं, अभी तक पंजाब में थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन नेशनल लेवल के हिसाब से वी आर अप्रोप्रिएटली पेड। बट डेफिनेटली हमारा प्रयास यही रहता है कि क्योंकि पुलिस एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में काम करती है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले, उस पर हमारा स्कीम्स हैं, हमारी वो चलती रहेगी। और जहाँ तक आपने ये बोला है कि मेंटल हेल्थ का और फिज़िकल हेल्थ का, वो एक कोलैटरल है। अगर आपको रात को काम करना है 11 बजे 12 बजे, तो वो आपके हेल्थ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए भी मैंने प्लान किया है कि उनको एक मैंडेटरी लीव दी जाए, हफ्ते में ऑलरेडी चल भी रही है। उनका मेडिकल रिव्यू कंपलसरी किया जाए 35 से अबव वालों का। और भी कई चीज़ें हैं, मैं फिर अब उसमें अगर आयुर्वेद में मैं घुस गया तो फिर मैं 1 घंटा बोलता रहूँगा क्योंकि दोष बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है डाइट के साथ। और हम कोशिश करेंगे जो अगर नेचुरल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, जो भी हम उसके साथ, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर दोष बैलेंस, वो बॉडी को अपने आप ठीक करती है, मेंटल को भी। डीजीपी साहब, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनके खिलाफ कई जिलों में मुहिम चलाई गई है। इस
चुनौती को आप कैसे देखते हैं, उसको लेकर क्या आप आगे ये बहुत बड़ी चुनौती है और आने वाले टाइम में भी ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए कार्य क्षेत्र बनता जा रहा है। उसके लिए हमारी जो भी टीम्स हैं, जो हमारा सूचना तंत्र है, जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, वो सब हमारे एक्टिवेटेड हैं। और इसमें भी ये एक सिंगल डिपार्टमेंट की एक्सरसाइज नहीं है, इसमें मल्टीपल एजेंसीज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है और उनके खिलाफ जहाँ भी ऐसा होगा हम एक्शन लेंगे। आंकड़ा नहीं है मेरे पास अभी कोई भी, अभी बिल्कुल भी नहीं, अभी आंकड़ा में मैं अभी बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। हम 152 डी या ऐसे हाईवेज पे जाते हैं, वहाँ पे पुलिस की बहुत कमी रहती है, उसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स उन्हीं रोड्स पे होते हैं जो हाईवेज हैं। देखो हमारी हरियाणा पुलिस, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमने 4 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। हमने उसका पूरा स्टडी किया, एक्सेल शीट बना के कहाँ पे रिपीट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और जहाँ पे टेक्निकल रीज़न थे, जहाँ पे इंजीनियरिंग फॉल्ट से, हमने कम से कम 400 जगह उसको रिपेयर किए, वो उसको इम्प्रूवमेंट करी। और बहुत जगह लाइट्स की प्रॉब्लम थी, उस पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए। कहीं पे आपको स्पीड ब्रेकर्स बनाने थे, या वो सारी चीज़ें हमने की, और उससे ये हमें फ़ायदा हुआ। जो 8000 के करीब पहले डेथ होती थी ईयरली, वो आंकड़ा कम होके 4000 साढ़े 4000 के करीब आ गया। तो ये सारा हरियाणा पुलिस के अथक परिश्रम, और NHAI को भी हमने साथ में इन्वॉल्व किया, PWD को भी साथ में इन्वॉल्व किया। तो एक तो बात ये, जहाँ तक एक्सीडेंट्स की है, जहाँ टेक्निकल रीजंस की है। जहाँ पुलिस की आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ा हमारा एरिया है, हमने प्लानिंग की हुई है, ऑन पेपर्स अकॉर्डिंग टू मैप की हुई है कि ये PCR है, ये इतना एरिया कवर करेगी, और वो सारा का सारा करते हैं। बट आप जानते ही हो कि इतना बड़ा एरिया है, फिजिकली हर जगह प्रेजेंट होना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे। उसके बारे में भी मेरे आइडियाज़ हैं कि हम कैसे इन्हीं रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमली यूज़ कर सकें। जो जहाँ पे कुछ हमारे मैन आवर्स वेस्ट हो सकते हैं, उसको हम इधर डिप्लॉय करें, उसको हम रीऑर्गेनाइज करेंगे सारे।